हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बुक का दिखा देता हूं। बुक में जो है इस तरीके से पहले शुरुआत में आपको एक पेंटिंग दी गई है। अब इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आइए पीछे चलते हैं इस पे। अब क्या कह रहा है, देखो ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? फ्रेडरिक सेरेयो नाम के व्यक्ति द्वारा बनाई गई है। उसने अपनी सोच कि भविष्य कैसा होना चाहिए, भविष्य में देश कैसे होने चाहिए, वो इस पेंटिंग के जरिए समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और ये कब की बात है? 1848 की बात है। अब आगे बात करते हैं। फ्रेडरिक सेरायू था कौन? एक फ्रेंच का आर्टिस्ट था, मतलब फ्रांस का एक आर्टिस्ट था। 1848 में उसने कई सारी प्रिंटिंग बनाई जिसमें उसने अपना ड्रीम दिखाया कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वर्ल्ड? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब जहां पर जनता का शासन होना चाहिए और सारा का सारा कंट्रोल जनता के हाथों में होना चाहिए। उसने ये अपनी पेंटिंग के जरिए बताया। उसने एक ऐसी एक पेंटिंग बनाई, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो अभी मैंने आपको दिखाई। ठीक है, जो आपके पहले पेज पे हिस्ट्री के। इसमें क्या है? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका आर शोन मार्चिंग टुगेदर। यहाँ पर किस किस देश के कॉन्टिनेंट वगैरह के दिखाए गए हैं लोग? यूरोप के और अमेरिका के। ये सब जो है मिलकर एक लाइन में मार्चिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। और ये सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे हैं? होम अपना इनका कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। मतलब ये लोग कहाँ जाकर ठहर रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के पास में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा। ठीक है, ये दिख रही है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके पास जा रहे हैं। और ये यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट के सारे लोग हैं। देखो कितनी लंबी लाइन है ना, पीछे तक जा रही है। ठीक है, मिटा देता हूँ ताकि वो ना हो। ठीक है, चलो और क्या कह रहा है वो देखते हैं। साथ ही साथ क्या कह रहा है वो, जो लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसको एक फीमेल फिगर दिखाया गया है, क्योंकि देश को ना हम ज्यादातर फीमेल के रूप में दिखाते हैं। जैसे भारत माता है ना, ऐसी जर्मेनिया माता थी, है ना, इस तरीके से। मतलब माता हमारी नहीं थी, मतलब एक फीमेल फिगर में दिखाया जाता है उसे। ठीक है, उसके हाथ में क्या है? एक तो टॉर्च है एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है वृद्धि, ज्ञान की। वो सब ज्ञान जो है वो लोगों के ऊपर डाल रही है ताकि लोग समझ सके आखिरकार कि भाई इस देश को चलाना कैसे है, देश में रहना कैसे है। और दूसरे हाथ में क्या है? उस पे राइट्स का चार्टर है, एक लिस्ट है पूरी की पूरी जिसमें लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं। ठीक है, ब्रोकन रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन आर शोन ऑन द अर्थ। और क्या है साथ के साथ? देखो यहाँ पर यहाँ पे देखो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये ध्यान से देखना। ये देखो ये टुकड़े, इसमें क्राउन भी दिख रहे होंगे आपको। ये क्राउन है, ये भी क्राउन है, ये भी क्राउन है ना, इस तरीके से। ये क्राउन, ये टूटे हुए क्राउन का मतलब है यहाँ पर जो राजा का शासन था ना, वो अब निपट चुका है। क्या हो चुका है? निपट चुका है, खत्म हो चुका है, तोड़ चुके हैं उस सबको। उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है, ये बताया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग नेशन, अलग अलग देश अपने अपने झंडे लेके, अपनी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर जो है लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो पिक्चर है ये एक आइडिया देती है किसकी? फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, और यूनिटी, एकता का, कि हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए और एकता बनाकर रखनी चाहिए अलग अलग देशों के अंदर। ये सब बताया जा रहा था। ठीक है, तो ये तो हमारा पेंटिंग हो गई फ्रेडरिक सेरायू का। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। अब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म किस तरीके से बढ़ रहा था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब समझते हैं, होता क्या है। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति भावना, उसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो 19th सेंचुरी की बात है। नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था यूरोप के अंदर। लोगों के अंदर ना बड़ी तेजी से अपने देश के प्रति प्रेम, भावना, ये सब चीजें जाग रही थी मन में। इन सब फीलिंग की वजह से पॉलिटिकल और मेंटलिटी में यूरोप के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। ठीक है, लोगों की सोच जब बदली ना तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और इससे हुआ क्या? इसकी वजह से धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा मल्टीनेशनल डायनेस्टिक
एम्पायर्स का, जो अलग अलग जगहों पर एम्पायर बने हुए थे ना, अलग अलग वंशज के चल रहे थे, और जैसे एक जगह पर राजा कोई है, दूसरी जगह पे दूसरा राजा, तीसरी जगह पे तीसरा राजा, इस तरीके से जितने नेशन बनाए हुए थे राजा के बेसिस पे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म होते चले गए। ठीक है, इन देयर प्लेस नेशन स्टेट बिगेन टू इमर्ज। तो अब राजा का शासन खत्म हो रहा है, तो अब क्या आ रहा है, एक ऐसा देश जहां पर जनता द्वारा राज किया जाए, जनता द्वारा देश को चलाया जाए। ठीक है, नेशन स्टेट का मीनिंग समझते हैं क्या है। एक नेशन स्टेट को एक स्टेट बोलते हैं जब गवर्नमेंट एक्सरसाइज सोवरेन पावर ओवर ए क्लियरली डेफिनेट टेरिटरी। देखो भैया, एक टेरिटरी, एक राजा है, मान लो ये राजा है, ठीक है, ड्राइंग पे कोई हंसना नहीं है। तो ये राजा क्या करता है, इसका कंट्रोल यहां से लेके इस पूरे एरिया पर है ना। तो ये पूरा और ये दूसरा एरिया बाहर है, इसका इस पे राज नहीं चलता। तो मतलब यहाँ पर एक नेशन स्टेट क्या होगा, वो एरिया जिसपे एक पर्टिकुलर राजा राज करता हो, वो वाला उसका एक पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा, टेरिटरी हो जाएगी, नेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रहने वाले लोग, इनकी पहचान एक जैसी होती है। ठीक है, मतलब लगभग सेम टाइप का कल्चर होता है, सेम टाइप की हिस्ट्री होती है, सेम टाइप का एजुकेशन होता है, सेम टाइप का खाना पीना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नीचे लिखा है यही कि इनकी हिस्ट्री वगैरह और एक्सपीरियंसेस सब क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। ठीक है, अब जैसे दिल्ली के अंदर कोई लड़ाई हो रही है, मारपिटाई हो रही है, तो वो एक दिल्ली की पहचान बन गई है ना। और अगर दूसरी जगह पर हो रही है तो वो दिल्ली से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने जो फेस किया है दिल्ली में, वो एक उसको, दिल्ली को एक अलग टेरिटरी बनाता है। ठीक है, ये जो यूनिटी थी, ये कोई पुरानी या नेचुरल नहीं थी, ये बल्कि किस तरीके से यूनिटी क्रिएट की गई। यूनिटी का मतलब है जो लोग इकट्ठा हुए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, वो कैसे हुए, एक लंबे समय से चलते आ रहे स्ट्रगल की वजह से, जो इन्होंने सेक्रीफाइसेस दिया लोगों ने, उनकी वजह से, और साथ ही साथ लीडर्स का एफर्ट्स, और लोगों ने भी जो एफर्ट्स डाले उसकी वजह से। तो इसलिए लोग यूनाइट हो रहे थे और नेशनलिज्म तेजी से बढ़ता जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अर्नस्ट रेनन्स आइडिया क्या है नेशन को लेकर। ये एक फ्रेंच के फिलोसोफर थे, फ्रांस के। ठीक है, और उन्होंने एक लेक्चर दिया था, व्हाट इज़ अ नेशन, और उन्होंने इस लेक्चर के अंदर नेशन का ट्रू मीनिंग बताया। उन्होंने अपोज किया इस बात का, किस बात का, कि नेशन सिर्फ लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी, इन 4 चीज़ों से भी बढ़कर बहुत कुछ है। क्योंकि पीछे डेफिनेशन के अनुसार से हम कहेंगे कि भाई जो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन और कॉमन टेरिटरी में रहते हो, वो लोग जो है एक नेशन क्रिएट करते हैं। बट अर्नेस्ट रेनन ने कहा कि ये तो होता ही होता है, बट इसके अलावा और क्या होता है वो देखते हैं। उसने ये कहा कि भाई पास्ट सेम होता है उनका, सबका पास्ट सेम होगा, है ना, जो ऐसा पास्ट जिसमें सेक्रीफाइस, भक्ति, कॉमन मेमोरीज, अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स सब कॉमन हो, तब जाकर ये लोग एक साथ मिलकर रहते हैं आज प्रेजेंट में, और ये चीजें मिलकर बनाती है आपका नेशन। समझ गए, बहुत इजी था, है ना। उन्होंने कहा है जब बहुत बड़े लेवल पर कोई लोग साथ मिलकर रहते हैं और एक दृढ़ विश्वास बन जाता है इन लोगों के बीच में, तो वो नेशन कहलाता है। वो कहता है कि कोई एक नेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब उनके लोगों का मानना होता है कि हाँ हम एकजुट हैं, हम एक है, ये देश हमारा है, एक है। ठीक है, और अगर लोगों के बीच में ही अगर ये भावना नहीं होगी हम एक है, तो वो देश एक नहीं रहेगा, अलग अलग बढ़ जाएंगे। जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदुस्तानियों के बीच में थोड़े मन मुटाव होने की वजह से मुसलमान अलग होकर एक नया देश बना लिया उन्होंने, पाकिस्तान। ठीक है, अ नेशन शुड नॉट एनेक्स और कंट्रोल पीपल अगेंस्ट देयर विल। एक देश ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर वो उसे कब्जे में ना ले, और प्लस लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे उनकी इच्छाओं से अगेंस्ट जाकर। ठीक है, कंट्रोल तो करना होता ही है देश को, लेकिन उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर नहीं, जैसा वो चाहते हैं उस तरीके का शासन होना चाहिए। तो होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा इजी था। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू रेनन। अब नेशन की इंपॉर्टेंस क्या है रेनन के अकॉर्डिंग, देखो नेशन की वजह से हर एक व्यक्ति को फ्रीडम मिलती है, बहुत इजी है तो, है ना। और नेशन की वजह से ये होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति
देश के अंदर रहने वाला कोई एक सिंगल पावर द्वारा रूल ना किया जा रहा हो, और वो भी ना उसकी मर्जी के। तीसरा है, नेशन अगर होगा हमारा डेमोक्रेटिक टाइप वगैरह तो हमें लिबर्टी भी मिलेगी और डेमोक्रेसी भी हमारी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कह रहा है? हाँ, अब टॉपिक आया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, इसके अंदर हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और साथ ही साथ नेशन के आइडिया के बारे में। सबसे पहले बात करें नेशनलिज्म का मतलब, तो वो कहाँ से आया फॉर नेशनलिज्म वर्ड? ये स्टार्ट हुआ तब जब फ्रेंच के अंदर रेवोल्यूशन हुई थी। कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1789 में। इसको हमें याद करना है, ठीक है, पेपर में 1 नंबर एमसीक्यू में आ सकता है। 1789 से पहले फ्रांस के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है? जहां पे राजा का शासन हो, और ऐसे राजा का शासन हो जो किसी के हिसाब से ना चलता हो, अपनी मनमर्जी से करे और किसी की भी ना सुने। सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं ये, कोई सिद्धांत, कोई रूल, किसी भी चीज से नहीं चलते। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द बॉडी ऑफ सिटीजन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्यों गई? फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए की गई ताकि जो हमारी अथॉरिटी है, देश पर राज करने का जो पावर है, वो राजा से छीन कर किसके पास आ जाए? लोगों के पास आ जाए, जनता के पास आ जाए। ठीक है, और ऐसा डिक्लेयर किया गया कि भैया जो लोग हैं वही देश बनाएंगे और वही अपनी किस्मत को अजमाएंगे। मतलब अजमाएंगे क्या? अपनी किस्मत को खुद बनाएंगे। ठीक है, राजा के हिसाब से नहीं चलेंगे। कल को हम अपने हिसाब से सोचेंगे कि हमें कैसे चलना है, देश को कैसे चलाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, कई सारे कदम उठाए गए जिससे सभी लोग जो है फ्रांस के अंदर एकजुट हो और एकजुट होकर जो है अपने आप को राजतंत्र से आजाद कराकर डेमोक्रेसी पर आ जाए। जगह जगह आइडियाज फैल रहे थे। पैट्री मतलब फादरलैंड, जैसे पितृभूमि है, ये हमारे पिताओं की भूमि है, ये हमें उनसे विरासत में मिली है और हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है इस जमीन के ऊपर। तो ऐसे में कोई और व्यक्ति हमारे पिता दादाओं की जमीनों पर आकर कैसे कब्जा कर सकता है, या फिर हम यहाँ के नागरिक हैं तो हम नागरिकों को इन जमीन से दूर कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं कम्युनिटी के अंदर हो रही थी, जिसमें कम्युनिटी को एकजुट, बराबर के अधिकार दिए जाने की डिमांड की जा रही थी। और ऐसी डिमांडें क्या कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और इन सब चीजों को प्रोवाइड किया जाए। ट्राई कलर फ्लैग जो था उसको रिप्लेस करके एक रॉयल स्टैंडर्ड जो है फ्लैग बनाया गया। ठीक है, एस्टेट्स के जनरल जो है इलेक्टेड किए गए एक्टिव सिटीजन्स द्वारा, और उन्होंने एक अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली भी बनाई। ये एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? ये एक्टिव सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो थोड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे, अमीर, ये सब होते हैं, और इन्हें वोट देने का अधिकार होता है कि देश के अंदर क्या चीज फैसला लेना चाहिए, क्या नहीं। और जो पैसिव सिटीजन्स होते हैं उसमें महिलाएं, बच्चे, ये सब आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, वोटिंग के जरिए एक्टिव सिटीजन्स को चुनते हैं। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। तो नए नए रूल्स लिखे जा रहे थे देश को लेकर। ठीक है, और ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन। शपथ ली जा रही थी और जो शहीद हुए हैं उनको भी याद किया जा रहा था देश के नाम पर। ठीक है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रली का मतलब होता है कि ये ताकत जो है क्या हो, सेंट्रली मतलब किसी एक व्यक्ति के पास हो, और वो व्यक्ति जो है खाली अपनी मर्जी से ना चल रहा हो बल्कि दूसरे लोगों के हिसाब से भी चल रहा हो। यूनिफॉर्म सेम लॉज बनाए गए सिटीजन्स के लिए, ये नहीं है कि अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। ठीक है, और जो कस्टम ड्यूटीज टैक्स वगैरह थे वो हटा दिए गए ताकि गरीब लोगों का जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस वगैरह हो सके। ठीक है, पूरे देश के अंदर नापने तोलने की एक प्रणाली को एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या था पहले, कहीं पर पाउंड में तुल रहा था, कहीं पे ग्राम में तुल रहा था, तो मतलब हर जगह जो है ना वेट तोलने की या करेंसी का ना सब जगह सिस्टम अलग अलग था। तो अब वो क्या कर दिया गया, वो हटा के ना कम कर दिया गया, एक जैसा ही कर दिया गया लगभग। ठीक है, और जो भाषाएं थी, भाषाएं भी अलग अलग तरीके की डिस्करेज की गई, कि उन्हें कहा गया कि भाई ज़्यादा अलग अलग भाषा इस्तेमाल नहीं करना, और फ्रेंच को जो है कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज। ठीक है,
धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्रांतिकारी आइडियाज जो है जगह जगह पर फैलने लगे। जो क्रांतिकारी लोग थे उनका मानना था कि उनका मिशन है लोगों को आजाद कराना, किससे, डेस्पोटिज्म से, जो भी ये राजा शासन वगैरह चल रहा है ना गलत तरीके का, उनसे आजादी कराना उनको। ठीक है, जगह जगह क्लब बनाए जा रहे थे, जैसे जैकोबिन क्लब एक फेमस क्लब था, वो अलग अलग यूरोपियन सिटीज में बनाया जा रहा था। फ्रेंच की आर्मीज जो है हॉलैंड आई, बेल्जियम आई, स्विट्जरलैंड आई, इटली आई 1790s में। और रेवोल्यूशनरी वॉर्स हेल्प स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। और इन क्रांतिकारी लोगों की युद्धों की डिमांडों से ही धीरे धीरे नेशनलिज्म शब्द जो है या भावना जो है पूरे यूरोप में फैलने लगी। ठीक है, होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेपोलियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नेपोलियन बोनापार्ट उसने कई सारे जो है क्या करे, बदलाव करे टेरिटरीज में अपने कंट्रोल के हिसाब से। उसने डेमोक्रेसी जो है फ्रांस की वो खत्म कर दी बाय रिटर्निंग टू मोनार्की। और वापसी किस पे लिया है, दोबारा से राजतंत्र पे लिया है शासन, फिर से राजा लोग आ गए। बट प्रिजर्व्ड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स थे उनको थोड़ा सा प्रिजर्व्ड कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि भाई राजतंत्र तो होगा, मोनार्की तो होगा बस, लेकिन थोड़े बहुत ना रूल्स रेगुलेशंस भी होंगे। तो उसी रूल रेगुलेशन में नेपोलियन ने कुछ रूल्स बताए जिन्हें नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। इन्हें सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये हर 1-2 साल के बाद रिपीट होता रहता है। इसमें 3 चीज़ें बातें की गई थी। ठीक है, एबोलिश ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो जन्म के साथ पर जब कोई व्यक्ति पैदा होता है अमीर घर में या गरीब घर में, तो अमीर घर के लोगों को या फिर कोई खास मेंबर के लोगों को ना स्पेशल अधिकार दिए जाते थे, तो वो अधिकार हटा दिए गए कि अब से नहीं मिलेंगे। ठीक है, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा। प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया कि आप वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अगर वो उनकी है उनसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, अप्लाइड इन फ्रेंच कंट्रोल्ड रीजन सच एज इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड द डच रिपब्लिक। तो इन जगहों पे सारा का सारा ऐसे इस तरीके से कंट्रोल होने लगा। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, फेडरल सिस्टम जो है वो एबोलिश कर दिया गया। फेडरल सिस्टम मतलब जमींदारी प्रथा। ये जमींदारी प्रथा आपको पता होगा ना, लैंडलॉर्ड सिस्टम है ना, वो खत्म कर दिया गया। मतलब जिसमें सारी जमीनें जो है जमींदारों के अंडर में थी, और वो अब क्या कर दिया गया, किसानों को भी दे दी गई, काम करने के लिए लोगों के लिए भी। और प्रूफ दो भैया कि ये आपकी जमीनें हैं, और अगर प्रूफ नहीं होता तो वो सारी की सारी जमीनें जो है जब्त कर ली जाती है सरकार द्वारा। ठीक है, किसान जो क्या थे, जिनको गुलाम बना लिया गया था, उनको फ्री कराया गया। ठीक है, सर्वडम एंड मैनुअल ड्यू से, क्योंकि ये लोग कर्ज में डूबे हुए थे। ये दोनों क्या है, सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज, ये कर्जा है, ये कर्जे में डूबे हुए थे। कर्जे में डूबे की वजह से वो नौकर बनकर रह गए थे सारे के सारे जमींदारों के। ठीक है, तो उनको भी आज़ाद कराया गया, उनका कर्जा माफ कराया गया, ये सब। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन्स। गिल्ड बनाना ना पहले रेस्ट्रिक्ट था। गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप, समझो, जैसे बिजनेस का ग्रुप हो सकता है, किसी का व्यापारियों का हो सकता है ना, किसानों का ग्रुप हो सकता है, टेलर का हो सकता है, नागरिकों का हो सकता है, किसी का भी ग्रुप हो सकता है। तो पहले मना थे ग्रुप वगैरह बनाने, लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है, अब ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव किया गया। जगह जगह यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, नाप तोल की पॉलिसी सेम करी गई, करेंसी कम कर दी गई। करेंसी मेरे ख्याल 2 ही तरीके की अब चलती थी फ्रांस के अंदर, पहले बहुत तरीके की थी। ठीक है, 40 के राउंड भी थी करेंसी। बिजनेसमैन और छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को नई इकोनॉमिक बनाने की वजह से, इकोनॉमिक लॉज वगैरह बनाने से काफ़ी फायदा भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पॉपुलर रिस्पॉन्स टू फ्रेंच रूल। शुरुआत में फ्रेंच आर्मीज जो है उनका स्वागत किया गया एज लिबरेटर्स इन प्लेसेस लाइक, कहाँ कहाँ पे जो है फ्रेंच आर्मीज का काफ़ी वेलकम किया गया। लोग सोच रहे थे भाई फ्रेंच की आर्मीज जो है अब लिबरेटर्स है, वो हमें आज़ाद कराएगी, ये सब चीज़ें। तो कौन कौन सी जगह थी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेंस, मिलन एंड वॉर्सा। ठीक है, वॉर्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी आगे भी आएगा। Soon enthusiasm turned into hostility because administrative reform did not bring political freedom. इसका मतलब है, एंथुजिज्म का मतलब जो एक्साइटमेंट चल रही थी ना अभी लोगों के मन में कि भाई हमारा शासन आएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही है अब, है ना, वो धीरे धीरे गुस्से में बदल गई।
गुस्से में बदलने के कारण क्या थे वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बदलाव किए गए थे ना समाज के अंदर, रूल्स वगैरह चेंजेस किए गए थे, उससे एक तो पॉलिटिकल्स में कोई फ्रीडम नहीं आई, पहली बात तो ये, ठीक है, राजनीति में कोई भी किसी भी प्रकार की लिबर्टी फ्रीडम नहीं आई। दूसरा, टैक्स पॉलिसीज लगा दी गई हैवी हैवी, हाई टैक्स कर दिया गया। तीसरा, प्रेस वगैरह पर सेंसरशिप लगा दिया गया कि वो अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं छाप सकती है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी तब जाकर जो है उन्हें अलाउड है एक सर्टेन चीज को छापना। फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मीज वाज प्रैक्टिस, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को फ्रेंच की आर्मीज में डाला जा रहा था, ऐसे भी कई जगहों पर सुनने में आ रहा था। तो ये पॉइंट से जिससे कहते हैं कि भाई उनका जो है, जो सोच रहे थे कि अब थोड़ा सा फ्रेंच के अंदर सब कुछ बढ़िया होगा, वो सब निपट गया। तो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंच रूल बिगेन टू आउटवे इट्स बेनिफिट्स, तो जो अब डिसएडवांटेज थे ना वो धीरे धीरे क्या होने लगे, उसके बेनिफिट्स की बजाय नुकसान होने लगा। जो अब नए रूल्स आए थे ना, उनसे हमने सोचा था कि समाज में तरक्की होगी, बेनिफिट्स मिलेगा, अब उल्टा हो गया, क्या हो गया, नुकसान होने लगे उन रूल से, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, देखो क्या हुआ, नेपोलियन को जो है हरा दिया गया। अब यूरोपियन पावर जो है वो कहाँ मिले, सारे के सारे यूरोपियन पावर्स कांग्रेस ऑफ वियना में 1815 में। अब उन्होंने बैठकर ये बैठक करी कि भाई मोनार्की दोबारा से लाई जाए और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर, कंजर्वेटिव मतलब पुराना तरीका जो है अपनाया जाए देश को चलाने में, ठीक है। टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज किया गया कि भाई दोबारा से जो है पूरे एरिया को अलग अलग ऑर्गेनाइज कर देते हैं, डिवाइड करके बांट देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से बैलेंस बन सके पावर का यूरोप के अंदर। कई सारे रीजन्स जो है पुराने हिसाब से चलाने की बात की जा रही थी, क्योंकि पुराना सिस्टम वहाँ पर अभी भी चालू था, ठीक है। और जो चेंजेस किए गए थे ना नेपोलियन द्वारा, वो वापसी से ख़त्म करने की बात की जा रही थी कि जो नेपोलियन नए चेंजेस लेके आया था उन्हें हटा दिया जाए और पुराना जो कंजर्वेटिव तरीका था उसी को अपनाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो नेपोलियन जो है, नेपोलियन हराया किसके द्वारा गया था भाई, नेपोलियन ने जो मिलिट्री का सामना करना पड़ा था किसकी, ब्रिटिश लोग थे, डच लोग थे, कुछ जर्मन लोग थे और कुछ प्रशियन लोग थे। उन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन पर हमला बोला और नेपोलियन जो उसमें हार गया। तो फिर फाइनली अब डिसाइड किया गया भाई जो जो चेंजेस उसने किए थे ना वो सब हटा दिए जाए और पुराना ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम जो है चालू कर दिया जाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुए नेशनलिज्म के। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उससे एक नए आइडिया देश के सामने, लोगों के सामने आने लगा, जिसमें ये कहा गया कि भाई देश को किसके द्वारा बनाया जाए या चलाया जाए, जनता द्वारा। नेपोलियन ने जो बदलाव करे थे उससे आइडियाज क्या क्या फैले भाई, कुछ चीजें तो अच्छी करी थी उसने, जैसे इक्वलिटी, यूनिफॉर्म लॉ और नेशनलिज्म, ये सब आइडिया तेजी से अब फैलने लगे। सेम टाइम पे फ्रेंच डोमिनेशन लेड टू रेजिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग इन कॉन्कर्ड रीजन्स, साथ ही साथ उसी सेम टाइम पर तो जहां पर जो है नेशनल फीलिंग्स को ना दबाने की कोशिश की जा रही थी, किसके द्वारा, इन राजा लोगों द्वारा, एब्सोल्यूट मोनार्क द्वारा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा तेज़ी से भड़की या फैली तो फिर से इनका शासन खत्म हो जाएगा। तो कई कई जगहों पर क्या कर रखा था, जिन एरियाओं को राजा ने फिर से कब्जे में ले लिया था उन जगहों में ऐसे चीज़ें, नेशनल फीलिंग्स को दबाया जा रहा था और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 में, रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ते हैं 1815 के बाद। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, ये जो युद्ध हुआ था ना इसे वाटरलू युद्ध बोलते हैं, ठीक है। ये जून 1815 में हुआ था, 18 जून, और जून का 6 होता है ना, तो 5 और 1 6, 18 जून, ठीक है, 18 जून ऐसे याद रखना। तो 18 जून में वाटरलू की युद्ध में हारा गया था ये। अच्छा अब आगे रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ते हैं। 1815 के बाद फियर ऑफ रिप्रेशन फोर्स मैनी लिबरल नेशनलिस्ट्स टू वर्क अंडरग्राउंड। अब भाई देखो राजाओं का शासन आ गया फिर से, अब जो कई सारे क्रांतिकारी लोग थे ना वो डर गए, ठीक है,
डर गए मतलब क्या, उन्हें चोरी छिपे जो है काम करना पड़ेगा क्योंकि पकड़े जाएंगे, क्योंकि ताकतें बहुत ज़्यादा थी राजा की। तो जो लिबरल लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, उनको अंडरग्राउंड रह के काम करना पड़ा। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जा रही थी कई सारी स्टेट्स में, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जा रहा था और देशभक्ति के आइडियाज़ तेजी से फैलाने की कोशिश की जा रही थी। उस समय पे रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या होता था कि राजा की गवर्नमेंट शक्तियों को अपोज करना, ठीक है, जो वियना कांग्रेस के बाद बनी थी, जो बैठक हुई थी, है ना, लिबर्टी के लिए लड़ना, फ्रीडम के लिए लड़ना, और साथ ही साथ ऐसे देश को सपोर्ट करना जो एक फ्रीडम होने के लिए, फ्रीडम बनने के लिए जरूरी हो, ठीक है। अब आ जाओ भैया, ये गिस्सिप्पी मैस्सिनी, ठीक है, ये इटली का क्रांतिकारी था, जेनुआ नाम की जगह पे पैदा हुआ था 1805 में। वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का मेंबर था। सीक्रेट सोसाइटी बताया ना भी यहाँ पर बनाई जा रही थी, है ना, ये रहा सीक्रेट सोसाइटी। तो उसी सीक्रेट सोसाइटी में से एक कार्बोनरी नाम का था, उसमें मेंबर था। 1831 में जब ये लगभग 25-26 साल का था, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में इसने क्रांति लाने की वजह से इसे देश से निकाल दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसने क्या करा, दो ग्रुप बनाए उसने, एक यंग इटली बनाया मर्साइल के अंदर और यंग यूरोप बनाया उसने बर्न नाम के शहर के अंदर। मेंबर जो है पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स के थे इन सब के अंदर। और मैथ्सिनी का मानना था कि नेशन जो है वो इंसानियत के लिए एक नेचुरल यूनिट है, नेचुरल जगह है जहाँ पर वो रहते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। और उसने बोला कि जिस तरीके से इटली बटा हुआ है ना, उसको एक सिंगल कंट्री बना देना बेहतर है। इटली के टुकड़े हो रखे थे, हर जगह पर अलग अलग राजाओं का शासन था, तो उसने कहा इन सबको भैया एक कर दिया जाए, ठीक है, और तभी इन सबको जोड़ना ही हमारी लिबर्टी बन जाएगा, ठीक है। जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो इसकी बात से काफ़ी प्रभावित हुई, जो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में बनी हुई थी। उसका जो अपोजिशन था वो मोनार्क को लेकर था, और उससे काफ़ी सारे कंजर्वेटिव लोग अलार्म हो गए, सचेत हो गए कि भाई ये क्या करना चाहता है, मोनार्की के खिलाफ है, तो उसे वो दुश्मन की तरह देखने लगे। तो ये समझ लो कि मैटरनिक ने उसको क्या नाम दिया, मतलब उसको गिस्सिप्पी मैस्सिनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल एड। तो इसने सबसे बड़ा खतरा बताया सामाजिक ऑर्डर के लिए, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट ने पुराना सिस्टम अपना लिया। इसके अंदर राजा का शासन मेंटेन किया गया, चर्च की पावर बढ़ा दी गई, सोशल जो हमारे सेटअप चल रहा था अमीर लोगों का, ताकतवर लोगों का, वो दोबारा से मेंटेन हो गया। प्रॉपर्टी एंड फैमिली के अंदर भी कई सारी चेंजेस दोबारा से पुराने वाले लाए गए। वो बिल्कुल भी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी को प्रमोट नहीं करते थे, ठीक है, और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट किया कि एक मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है, और फेडरलिज्म जो सिस्टम है, फेडरलिज्म और सर्वडम जैसी चीज़ों को तो हटा दिया गया, ठीक है, ये कुछ चेंजेस थे, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट पावर जो है बनाई गई। बात करते कांग्रेस ऑफ वियना जो बैठक हुई थी 1815 में, ये ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर करी, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ठीक है। और ये किसके द्वारा की गई थी, ड्यूक मैटरनिक द्वारा, जो ऑस्ट्रिया का राजा था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई, वो सारे चेंजेस को ख़त्म कर देना जो नेपोलियन ने लाए हैं, मोनार्कीज वापसी लेके आना, कंजर्वेटिव पुराने तौर तरीके को दोबारा से लागू करना, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी के वंशज जो थे उनको दोबारा से फ्रांस के अंदर राजा बनाना। फ्रांस की कई सारी टेरिटरीज लॉस्ट हो गई थी, नेपोलियन द्वारा कब्जे में कर ली गई थी, तो उन सबको वापसी लेके आना, ठीक है, और अलग अलग कर देना, जो उसने जीती हैं और बाहर की कंट्री उनको सबको आज़ाद कर देना। जो नीदरलैंड का किंगडम था उस समय पे, बेल्जियम भी इसमें इंक्लूड था, वो उसको नॉर्थ में अलग बना देना, ठीक है, और जेनुआ को पिडमोंट में ऐड कर देना साउथ में। प्रशिया को टेरिटरीज गेन होने लगा वेस्टर्न फ्रंटायर से। ऑस्ट्रिया का कंट्रोल नॉर्थन इटली पे हो गया, और जर्मन की 39 स्टेट्स बाकी की अनचेंज्ड रही। रशिया ने एक पोलैंड का, प्रशिया का एक थोड़ा सा पार्ट जो है रिजर्व करके रखा अपने पास, रिसीव हुआ से। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है ऑटोक्रेटिक थी, अपने हिसाब से काम करती थी वो, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्रिटिज्म या कोई उनके खिलाफ खड़ा होता था तो उनको वो सहती नहीं थी।
सेंसरशिप लॉ को कंट्रोल किया गया, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, सॉन्ग सब उनकी मर्जी के हिसाब से छपेगा। लिबर्टी और फ्रीडम जैसे आइडियाओं को दबा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम करते हैं, ये पार्ट 1 है हमारा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पार्ट 2 ज़रूर देखना, और अगला पार्ट 2 मैं डालने वाला हूँ जल्द, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।